रोएंगी ये आंखें फिर भी मैं तो मुस्कुराऊंगी। दुख के तूफानों से भी मैं ना घबराऊंगी। जब साथ मेरे मेरा साजन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। नया घर सुंदर था, दिल्ली के निर्धारित 4 मंजिला घरों में से दूसरी मंजिल। हरा भरा इलाका, बड़े बड़े उद्यान। यह 1950 के दशक में बनी एक अध्यापकों की कॉलोनी थी। शांत, हम सबको पसंद आई। कहाँ पुराने घर में धूप और ताजी हवा का अभाव था और कहाँ यहाँ अच्छी खासी धूप और खुली हवा। अगर वायरस का डर ना होता तो हम सब घर के सामने उद्यान में ही अपना अधिकतर समय बिताते, परंतु अभी भी जिस तरह का प्रकोप था, घर में दुबक कर रहना आवश्यक था सबके लिए। और फिर हम सब तो वैसे ही सालों साल से एक दूसरे के साथ रहने में सबसे अधिक आनंद अनुभव करते थे। घर में बंद रहने में हम में से किसी को भी कोई अधिक परेशानी नहीं थी। मैं सितंबर 2020 में पुणे से आने के बाद अब नई नौकरी खोज सकता था। प्रत्येक कंपनी घर से काम करने की सुविधा दे रही थी, पर प्रभा का विचार कुछ और ही था। उसका कहना था कि सरकारी आकलन का कुछ भरोसा नहीं है। अगर 1-2 महीने बाद ऑफिस खोलना शुरू कर दे तो बहुत असुरक्षित हो जाएगा। उसका विचार था कि मुझे अभी नौकरी ढूंढना शुरू नहीं करना चाहिए। मैं भी उसके विचार से सहमत था। कम से कम 1 साल का ब्रेक लेना चाह रहा था। मैं ऐसा करने में समर्थ था। कारण यह था कि हम सब मितव्ययी थे। वेतन कई सालों से अच्छा था और हमारे खर्चे उसकी तुलना में बहुत सीमित थे। मैं व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन में अत्यंत कुशल था और 15 साल से भारतीय अर्थव्यवस्था में म्यूचुअल फंड्स और शेयर के रूप में लंबा निवेश कर रहा था। 1 साल का ब्रेक मैं बिना किसी खास आर्थिक परेशानी के ले सकता था। यह निवेश मैंने इन्हीं दिनों को सोचकर किया था कि कोई भी आर्थिक आपदा किसी भी बहाने से कभी भी आ सकती है। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब तक के अपने अनुभवों से मैं न सिर्फ ये जान चुका था, बल्कि मान भी चुका था कि प्रभा की सही निर्णय लेने की क्षमता मुझसे कहीं अधिक है। मैं इस बार भी उसकी बात से पूर्ण सहमत था। अभी नौकरी नहीं ढूंढनी है। परंतु मेरे एक पेशेवर मित्र थे, एक वित्तीय सलाहकार कंपनी में डायरेक्टर थे। इन्होंने एक साक्षात्कार पक्का किया एक इंग्लैंड की कंपनी के डायरेक्टर से। यह कंपनी अपनी एक सहायक कंपनी भारत में खोलना चाहती थी। साक्षात्कार अत्यंत संतोषप्रद रहा। उन्होंने मुझसे कुछ हफ्तों का समय मांगा। मैंने सहर्ष दे दिया, परंतु प्रभा अंदर से खुश नहीं थी। मैं उसका चेहरा देखकर जान सकता था। इस महामारी में वो मुझे कहीं भी एक दिन के लिए भी बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। मैं वैसे अब स्वयं भी प्रभा से दूर नहीं जाना चाहता था, परंतु हाथ में आए हुए अवसर को परखना भी चाहता था। एक दिन मैं बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। मैं बहुत से देश घूम चुका हूं। बच्चे एक बार भी नहीं जा पाए थे, प्रभा भी नहीं, क्योंकि सब कंपनी की तरफ से प्रायोजित व्यावसायिक यात्राएं थी। मैंने बच्चों से कहा कि अब मैं इंग्लैंड में स्टोन हेंज देखने जाऊंगा। प्रभा ने आराम से कहा, अभी अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। वो मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। सामान्य तौर पर उसे इस अच्छे नौकरी के प्रस्ताव पर खुश होना चाहिए था, पर वो खुश नहीं थी। उसके पास कुछ तो पारलौकिक जैसा ज्ञान था। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोला, सोच में पड़ गया। कुछ हफ्ते और बीते। मार्च 2021 आ गया। इस इंग्लैंड की कंपनी ने यूके में दोबारा बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे के कारण भारत में कंपनी लगाने का विचार कुछ महीनों के लिए त्याग दिया। प्रभा की बात सच साबित हुई। अब मुझे और प्रभा को साथ साथ 24 घंटे रहते 1 साल से भी ज्यादा हो चुका था। 6 महीने पुणे के लॉकडाउन में और 6 महीने दिल्ली में। इतना अच्छा समय हमने कभी एक साथ नहीं बिताया था। सामान्य तौर पर महामारी से पहले के दिनों में 10-11 घंटे तो नौकरी करने और ऑफिस आने जाने में लग जाते थे, परंतु अब 1 साल से अभूतपूर्ण स्थिति थी। लॉकडाउन ने लोगों को घरों में ही बांध कर रखा हुआ था। हमारा प्यार अब गहन प्रेम बन चुका था। एक दूसरे का सम्मान दिन प्रतिदिन दिलों में बढ़ता जा रहा था। हालांकि बहुत से दंपतियों के साथ बिल्कुल उल्टा भी हुआ था। 24 घंटे दिन रात साथ ने उन्हें एक दूसरे से दूर भी कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रभा को अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहता था। फिर लगता था कि विवाह के 21 साल बाद मैं अपने भाव किस तरह व्यक्त करूं। उसके सामने जो फिल्मी डायलॉग ना लगे। बार बार मुझे शब्दों के चुनाव में समस्या आ रही थी। मैं प्रभा को पूरे अप्रैल कहता रहा, मैं तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता हूं, पर उसके लायक कोई शब्द ही नहीं मिल रहे। वो शांति से मेरी बात सुनती और दिल ही दिल में शायद मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि मैं उसका कितना बड़ा प्रशंसक हूं। मैं अगले दिन फिर वही सोचता, आज जरूर कहूंगा। अगले दिन फिर सही शब्द नहीं मिलते।
प्रभा मन ही मन जरूर हंसती होगी। फिर तीसरे दिन टूटी फूटी भाषा में कुछ कह भी जाता, तुमसे मिलने के बाद मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मुझे अब जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं, तुम और परिवार। यह शब्द भी उन अव्यक्त शब्दों से बहुत कम थे जिन्हें मैं सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहा था। प्रभा मुस्कुराती, एक लंबी सांस लेती और मुस्कुराती हुई आंखें बंद कर लेती। क्या पति की नजर भी पत्नी को लगती है? मैं आज तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। महामारी कब तक चलती रहेगी, इसका कोई ठिकाना न था। वायरस कब कौन सा रूप ले लेगा, कोई नहीं जानता था। सरकार सदैव की तरह संक्रमण और मौत के आंकड़ों को कम से कम करके बताना चाह रही थी। कोरोना में भारत में हुई 7 गुना ज्यादा मौतें। दांवों के बीच राज्यों के नए आंकड़ों से खड़े हुए सवाल। सोर्स आज तक 14 जून 2021। राज्यों के मुख्यमंत्री तो उससे भी एक कदम आगे थे। सब चाहते थे आंकड़े को अपने लाभ के लिए कम से कम दिखाया जाए। न्यूज चैनल्स सिर्फ टीआरपी के लिए भटक रहे थे। उन्हें सनसनीखेज खबरें ही चाहिए थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए जनता से ही पूछ रहे थे कि साथियों, लॉकडाउन लगाया जाए या ना लगाया जाए। हकीकत तो ये थी कि 100 साल में एक बार आने वाली इस बीमारी के विषय में कोई कुछ नहीं जानता था। जब कुछ हजार जाने और जाती तो चिकित्सक इलाज का नया तरीका बताते, फिर वायरस अपना रूप बदल लेता, फिर कुछ और जाने जाती, चिकित्सक फिर कुछ नया तरीका बताते। वायरस को मारने की कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ उसके द्वारा शरीर में आई बीमारी के लक्षणों की ही दवा दी जा रही थी। यह वायरस की दया पर ही था कि वो किस शरीर को कितना प्रभावित करना चाहता है। कई कमजोर और उम्रदराज लोगों को वायरस बख्श देता था, वो साधारण इलाज से भी ठीक हो रहे थे। कई तंदुरुस्त लोगों की बहुत कम उम्र में मौत हो रही थी। भारत की दशा तो इसलिए भी खराब थी कि स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ हर काल में कमी रही थी। वोट का कभी स्वास्थ्य सेवाएं मुद्दा ही नहीं रहा। वोट का मुद्दा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जात पात ही थे सदा से। स्वास्थ्य सेवाओं को कौन पूछ रहा था? 70 सालों से सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ा हुआ था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि कौन से भगवान के भरोसे।